हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स कहा जाता था। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब चूंकि दोस्तों गुलाम वंश से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे पॉइंट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला पॉइंट है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अब इसमें से एक ही पॉइंट दोस्तों आपके ऑप्शन में मिल गया, तो लोग एनालिसिस करके दोस्तों आंसर तक पहुंच सकते हैं। सारे सिलेक्टेड पॉइंट हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से। अगला दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की थी? दिल्ली में की थी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी। अगला पॉइंट है, तुर्काने चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। ये भी पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यहाँ से और पॉइंट इनके बनते हैं। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है। इसे भी पॉइंट करके एग्जाम्स में पूछा जाता है इनका। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी ध्यान रखेंगे। सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसके अलावा इन्होंने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत सारे सिलेक्टेड है ये और एग्जाम्स में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हो, लेकिन हम लोग केवल यूपीपीएससी आरओ 2024 के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम दोस्तों 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन, 60 क्वेश्चन 6 चैप्टर आपके हिंदी से, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए प्रिपेयर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों, आपके एग्जाम के समय में लाया गया है। सब कुछ बिल्कुल अपडेटेड है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों एक अच्छी खासी प्रिपरेशन आप लोगों की कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके रेडी हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। ये कौन थे दोस्तों? इससे पहले ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया दोस्तों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। अब चलिए दोस्तों, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे करंट के एक साथ हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा नोट देखिएगा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे कि हमारा योजना आयोग था, उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, लेकिन जो वित्त आयोग होगा, हमारा लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सारे दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। किसका? वित्त आयोग का। अगला पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा और कैसे बटेगा, इसकी देखरेख वित्त आयोग करता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नीना सिंह है। कौन है? नीना सिंह है। थोड़ा सा नोट देखेंगे, आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष इनकी नीना सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन को। किसे? सेंथिल पांडियन को।
यहाँ पे नोट देखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सिंह को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। मुख्यालय WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो एनगोजी और कोंजी इवेला है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, थोड़ा सा मोडेट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे करंट का, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो रघु श्रीनिवासन है। कौन है, रघु श्रीनिवासन। थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है, तो राहुल रसगोत्रा को। किन्हें दोस्तों, राहुल रसगोत्रा का। दोस्तों करंट के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट होते हैं और घुमा के पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा, अगर बेटर होगा आप लोग दोस्तों PDF लेते हैं तो पंच करवाए, अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम के समय में लाया गया, सब कुछ अपडेटेड है, कम से कम समय में आपके पाठ्यक्रम कवर हो रहे हैं। अगला पॉइंट है, भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों शेरिंग टोबगे हैं। कौन, शेरिंग टोबगे हैं। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो शेख हसीना है। भारत में उनके पड़ोसी देश से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इन सभी पॉइंट को हम लोगों को कवर करना आवश्यक है। अगला है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा है। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं। अगला पॉइंट, भारत की महाराष्ट्र की पहली महिला DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है, तो रश्मि शुक्ला है। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई विकास बैंक ADB आप लोग नाम सुने होंगे के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो विकासशील हैं। कौन है, विकासशील हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने, रेवंत रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने, विष्णुदेव साय हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं, तो हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट करंट का, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं, तो परवीन सूद। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। PDF हमारा लगा हुआ है दोस्तों 4 वैकेंसी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में। यूपी करंट से क्वेश्चन उठाया दोस्तों। अब इस यहाँ से यानी इस टॉपिक से जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे यूपी करंट के। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पाद टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई, तो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट है दोस्तों, सबसे पहले वहां पे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय साझी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो मथुरा में। कहाँ पे, मथुरा में। अगला पॉइंट है, ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, गोरखपुर में। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया, तो फिरोजाबाद का। किसका नाम चेंज किया गया, फिरोजाबाद का। बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी चेंज किए गए हैं दोस्तों, जिनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो वर्षा चाहर को। मोस्ट वन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया, तो गाजियाबाद में। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों PT क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बलरामपुर में। कौन से जनजाति से रिलेटेड है, कभी पूछ लिया है दोस्तों, तो थारू जनजाति, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, तो उत्तर प्रदेश ने जीता। किसने, उत्तर प्रदेश ने। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, पारुल चौधरी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल करंट से है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है, तो गोरखपुर से। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है, तो प्रियंका शर्मा है। कौन है, प्रियंका शर्मा है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से यूपी करंट से। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के साथ हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है, डबल स्टार कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मिला है। कौन कौन से, तो नोट में देखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ हस्तशिल्प उत्पाद जिन्हें GI टैग दिया गया है, तो दोस्तों अमरोहा का ढोलक है, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। मैनपुरी का तारकशी है, संभल का हैंडक्राफ्ट है, बागपत का होम फर्निशिंग है, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है, और कालपी का दोस्तों हैंडपेड पेपर है। क्या है, हैंडपेड पेपर है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सातों दोस्तों हस्तशिल्प प्रोडक्ट है जिन्हें की GI टैग 2023 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, PDF हमारा लगा हुआ है, आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहां से दोस्तों, प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, तो मेरठ से है। ये भी यूपी करंट से है दोस्तों, खेल जगह से उठाया गया क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। आप चलिए इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे, एक तरफ खिलाड़ी के नाम, उनके जनपद किस जिले से संबंधित है और कौन सा खेल खेलते हैं। पहला पारुल चौधरी जो कि मेरठ से संबंधित है, एथलीट खेलते हैं।
फिर है अलका तोमर जो कि मेरठ से ही हैं और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। प्रीति तोमर ये बागपत जिले से हैं, एथलीट कौन से हैं दोस्तों, एथलीट खिलाड़ी हैं। अगला क्या है, रिंकू सिंह, क्या है दोस्तों, रिंकू सिंह ये किस जिले से हैं, तो अलीगढ़ से हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड नाम हो गया है, क्रिकेटर हैं ये। दीप्ति शर्मा सहारनपुर क्रिकेटर हैं ये। पूनम यादव ये भी आगरा जिले से आती हैं, क्रिकेटर। सुमन देवी दोस्तों वाराणसी से संबंधित हैं और ये भी क्रिकेट खेलती हैं। सुधा सिंह रायबरेली से आती हैं, एथलीट हैं। आगे चलते हम लोग, अगला क्या दोस्तों, सरिता, क्या है, सरिता है। सरिता किस जिले से, देवरिया, और ये हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी गाजियाबाद से आती हैं, कबड्डी। आशीष कुमार प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से और ये जूडो की खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय वाराणसी से आते हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। सौरभ चौधरी मेरठ से संबंधित है, निशानेबाज। रवि मेरठ से हैं, निशानेबाज, दोनों ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्या दोस्तों, इंदु गुप्ता, क्या है, इंदु गुप्ता। इंदु गुप्ता किस जिले से, लखनऊ से, और ये हैंडबॉल के खिलाड़ी। राहुल दुबे लखनऊ से, ये हैंडबॉल के खिलाड़ी। वंदना कटारिया भी लखनऊ से, ये हॉकी के खिलाड़ी। और विजय कुमार लखनऊ से ही हैं, ये जूडो के खिलाड़ी। जो समतुल बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन, उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि क्वेश्चन को याद करने में थोड़ी सी सहजता और सरलता महसूस हो। अब जैसे भी करें आप लोग इनमें कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे क्वेश्चंस को याद रखने होंगे क्योंकि पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बेटर होगा, मैं कहना चाहूँगा पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के दोस्तों स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा, एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। और ये आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएस को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। अब इस टॉपिक से स्थापना और राजवंश से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हिस्ट्री के, एक साथ हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन हमारा दिया गया था हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने, एक क्वेश्चन था। अब चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम और उसके बाद राजधानी। पहला क्या है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेड़। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम। गाहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति और दोस्तों इनकी राजधानी थानेश्वर। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त और राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ पे, पाटलिपुत्र। अगला पॉइंट क्या रहा दोस्तों, सातवाहन तक हमारा हो चुका है। सातवाहन के बाद क्या है दोस्तों, गुप्त तक हुआ है, सातवाहन रह गया है। सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। उसके बाद है शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। और हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरे। ये इतना ध्यान रखेंगे तो ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहाँ से आ रहा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से आ गया है, आपका फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये हमारा क्वेश्चन आंसर था। अब चलिए एक एक पंचवर्षीय योजना को हम लोग बारीकी से सॉल्व करते हैं, जितने फैक्ट बनते हैं सारे एकत्र कर लिए हैं। पहला देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरी तरह से डाला गया है, जहां जहां से पूछे जाते हैं। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं उनको बिल्कुल भी नहीं डाला गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैक्ट आए हुए हैं दोस्तों, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग दोस्तों मिस नहीं कर सकते। और ना सब कुछ पढ़ सकते हैं कि सारे फैक्ट ले आए, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, ना सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। मॉडल तो हेराल्ड डोमर मॉडल। मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, नोट देख लीजिएगा। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, बीएस परियोजना लगाई गई थी। अब ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा जाता है, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीडीएफ के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, अब ये क्वेश्चन पलट दिया जाए कोई भी दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाई गई थी, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें बन जाता है। आप लोग जानते हैं जीके के क्वेश्चन कैसे भी पलट के पूछे जा सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना समयावधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य औद्योगिक विकास, नोट देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लगाए गए थे। क्रमशः किस देश के साथ से, तो जर्मनी, रूस और ब्रिटेन, ये भी मेंशन किया हुआ, आप लोग ध्यान देंगे। अगला दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कवर करेंगे हम लोग। इसमें टोटल 6 पंचवर्षीय योजनाएं कवर की गई दोस्तों, क्योंकि टोटल 12 चली थी हम लोग जानते हैं। 6 में कवर करेंगे, 6 में कवर करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास, ये इसका उद्देश्य था। ध्यान देंगे पॉइंट को। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। कारण क्या है आगे देखेंगे। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कौन कौन सा 1966 से 67, 1967 से 68 और
तीसरा जो है दोस्तों 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। ये भी बार बार पूछा था, तो योजना अवकाश इसी में हुआ और वार्षिक योजना इसमें चलानी पड़ी थी दोस्तों इस समस्या के आने के कारण। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था वो देखने। ध्यान देंगे आप लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब पॉइंट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो स्थापित किया गया था दोस्तों, तो वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। ध्यान रखेंगे, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ये बार बार पूछा गया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। फिर है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। ध्यान रखेंगे आप लोग। छठी पंचवर्षीय योजना हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, और पुनः 6 पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। यहाँ पे एक नोट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।